नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपकी इस YouTube चैनल स्टडी विद AK में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में RBSC 11th क्लास की मनोविज्ञान की किताब है, उसमें से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। 30 प्रश्न आपकी इस वीडियो में होने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो साथियों, आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने स्तर को चेक कीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मनोविज्ञान की RBSC की जो बुक है उसमें से मैं प्रश्न आपके लिए बना करके लाया हूं। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आता है आपके सामने, निम्न में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है। दोस्तों, क्या बताया गया है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिनमें से उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्राचीन अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने उद्दीपक के बीच साहचर्य संबंध स्थापित करके बताया था। ये सिद्धांत बहुत ही शानदार सिद्धांत था। दोस्तों, इन्होंने पावलोव ने दिया था। ये पावलोव के बारे में हम बात करें तो इन्होंने को 1904 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जो चिकित्सा के क्षेत्र में था। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो रीट है वो RBSC द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। तो ये संभावना बनती है कि RBSC की 11th-12th की जो बुक्स हैं और BSTC की बुक्स हैं उनमें से अधिकतर प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि साथियों, आपको RBSC की जो 11th-12th की बुक है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके लिए सामने लेकर के आऊँ, और BSTC की जो बुक्स है उनमें से भी मैं आपके सामने प्रश्न लेकर के आऊँगा। तो साथियों, बिल्कुल आप इन प्रश्नों को ईमानदारी से बिना स्किप किए हुए पूरा देखना और अपनी तैयारी को मजबूत करना और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना। चलिए, प्रश्न सेकंड आता है, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह युक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये बताइए इसका राइट आंसर। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, क्रिया प्रसूत या अव्यक्त अधिगम। साथियों, इसका राइट आंसर होगा प्रेक्षणात्मक अधिगम। दोस्तों, अनुकरणीय व्यवहार की बात करें तो ये प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था, जिसे सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो उन्होंने बालक के जो सीखने की प्रक्रिया है वो सामाजिकता के अंतर्गत अनुकरणीय के माध्यम से इन्होंने अधिक बल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अधिगम निष्पादन से भिन्न है, ये भी सही है। अधिगम में व्यवहार तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, ये भी सही है। और अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, ये गलत हो जाएगा। साथियों, परिपक्वता तो अधिगम के अंतर्गत आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है हमारे व्यवहार में वो अधिगम नहीं माना जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार है जो बढ़ जाता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, इसमें पुनर्बलन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पुनर्बलन की। और अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व किसने दिया था? BF स्किनर ने। और BF स्किनर द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ सके। तो साथियों, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो संज्ञानात्मक सिद्धांत अर्थात कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत आता है।
तो आपका राइट आंसर है अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चिंतन हमेशा सम्मिलित नहीं होता, अर्थात ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो चिंतन में हमेशा शामिल नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा हमेशा चिंतन में शामिल नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों चिंतन होता है वो हमारे पास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वैली चिंतन और एक होता है यथार्थ चिंतन। तो यहाँ पर हम स्वैली चिंतन की बात कर रहे हैं। तो स्वैली चिंतन में काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं को महत्व दिया गया है, अर्थात स्वैली चिंतन क्या होता है, इसमें कल्पनाओं को महत्व दिया जाता है, और यथार्थ जो वास्तविकता पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन है जो यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। साथियों यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार का है। एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन जिसे हम सृजनात्मकता चिंतन भी कहते हैं, और एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। तो ये 3 तो हमारे पास है, अभिसारी चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है और आलोचनात्मक चिंतन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है नहीं है, तो स्वैली चिंतन है जो यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। ये कौन सा चिंतन है। तो देखिए यहाँ पर गुण और दोषों के बारे में क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा चिंतन आ जाएगा, आपका आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा मोटिवेशन शब्द किस लैटिन भाषा से बना है। देखिए मोटिवेशन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मोवेयर, लैटिन भाषा के शब्द मोवेयर शब्द से मिलकर के बना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। साथियों बताइए अभिप्रेरणा का मूल तत्व कौन सा नहीं है। तो आवश्यकता अभिप्रेरणा का मूल तत्व माना जाता है, प्रणोद भी माना जाता है, प्रोत्साहन भी माना जाता है, तो नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपलब्धि। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की और व्यवहार में निरंतरता की ओर ले जाता है। उक्त परिभाषा है। तो ये परिभाषा है साथियों, ये परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलने वाली, केवल RBSC की बुक में ही ये परिभाषा दी गई हैं। तो RBSC की बुक जो पेपर के पैटर्न के आधार पर ऐसे प्रश्न हैं वो बनाए हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि मॉर्गन, किंग और बिस ये तीनों ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। उक्त परिभाषा है। तो इसका राइट आंसर भी उपरोक्त सभी है। इसकी परिभाषा भी बैरोन, बर्न और कंटोविज इन तीनों द्वारा दी गई है। ये परिभाषा भी शानदार परिभाषा है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है। दोस्तों मनोविज्ञान में अब जो वर्तमान एग्जामों की दृष्टि से देखें तो व्यवहारिक प्रश्नों को सर्वाधिक लिया जाता है तथा जो तथ्य पर आधारित प्रश्न होते हैं वो अब तक कम आते हैं और व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो हमें बिल्कुल उसको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा से मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। तो अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक जैविक अभिप्रेरणा और एक मनोसामाजिक अभिप्रेरणा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है जो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, इमोवेयर शब्द से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है। देखिए प्रश्न है कि एक व्यक्ति है वो भालू या शेर को देखता है और भाग जाता है।
इसलिए वह डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर जेम्स लोंजे सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये पॉलीग्राफ उपकरण ये भी शानदार है। तो पॉलीग्राफ का उपकरण है वो झूठ की पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? झूठ की पहचान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है। दोस्तों समझना है बिल्कुल, संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक ग्रंथियों या क्रियाएं हैं। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा आपको अन्य बुक्स में नहीं मिलेगी दोस्तों, केवल RVSC की बुक्स है उसमें से ये परिभाषा है। संवेग का जो चैप्टर दे रखा है उसमें आप बिल्कुल देख सकते हो। इसका जो परिभाषा है ये इंग्लिश तथा इंग्लिश द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन है जो गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो देखिए, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की बात कर रहा है कोयलर, बिल्कुल गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान माने जाते हैं। कोपका भी माने जाते हैं और बर्दी भी गेस्टाल्टवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो माने जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वाटसन गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान न होकर के कौन से मनोविज्ञान है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान है, जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाटसन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर में संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त जो प्रारंभिक सूचना है वो क्या कहलाती है? साथियों इन्होंने बताया है कि जो संवेदी ग्राहक द्वारा जो प्रारंभिक सूचना होती है, तो जो प्रारंभिक सूचना होती है वो कौन सी कहलाती है? संवेदना। और संवेदना क्या है? आपको पता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? सॉरी दोस्तों, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सब से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो क्या होता है? संवेदना होता है। तो मानसिक ज्ञान की पहली पीढ़ी क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण स्वयं भर देते हैं। यह प्रत्यक्षात्मक संगठन कौन सा नियम है? तो ये पूर्ति का नियम है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? तो देखिए, आनुवांशिकता से तात्पर्य है वो गुणसूत्र और जीन्स से माना जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड द्वारा किया गया? आपको पता है फ्राइड द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? मनोविश्लेषणात्मकवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों, पैतृक गुणों व विशेषताओं का निर्धारित करता है। तो देखिए, पैतृक गुणों या विशेषताओं का निर्धारण करने का जो कार्य है वो जीन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जीन। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का अभिप्राय परिपक्वता एवं कार्यकारक सुधार की प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का जो विशिष्ट द्योतक है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन गैसेल का है साथियों। किसका है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैसेल। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है हर्बर्ट सोरेनसन की। किसकी है? हर्बर्ट सोरेनसन की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मनुष्य में मस्तिष्क में
कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर 12 हो जाएगा। 12 जोड़े हैं जो मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाओं से संबंधित होते हैं। साथियों, आज की जो वीडियो है कैसी लगी, बिल्कुल आप अपने स्तर को जांचिएगा और आज का जो स्कोर कितना रहा इन 30 प्रश्नों में से वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिए और बताइएगा। प्रश्नों का स्तर बताइएगा कैसे प्रश्न लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक तो बनता है साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल की घंटी को दबा लेना, ताकि जैसे ही हम आपके सामने नई वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन हो वो आपके सामने आ जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।